नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। हमने अपने लास्ट टॉपिक में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर 3 में पढ़ा था। लास्ट टॉपिक छोड़ा था ओम्स लॉ। तो आज हम ओम्स लॉ को कवर करने वाले हैं। ओम्स लॉ के बारे में जानने से अच्छा, आप लोग एक बात देखिए कि रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इसी के बेस पर क्या है हमारा ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ हमारा किस पर डिपेंड करता है? रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब ओम्स लॉ हमारे ओम्स लॉ के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन आपको बताएं तो जो V होता है हमारा वोल्टेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर वोल्टेज बढ़ेगा हमारा तो करंट भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं हमारा वोल्टेज घटेगा तो करंट भी हमारा क्या होगा? घटेगा। अब इस चीज के लिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के कब होगा? जब किसी भी सर्किट में टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे? कांस्टेंट। तो हमने एक चीज देखी, ओम्स लॉ क्या है हमारा? ओम्स लॉ बेसिकली रिलेशन है हमारा। आप लोग ओम्स लॉ की बहुत सारी आपने डेफिनेशन देखी होंगी। हम डेफिनेशन से अलग हटके आपको कुछ बताएं तो ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है? रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब ओम्स लॉ के लिए हम एक बात जानते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई होती है। वो कंडीशन क्या है कि किसी भी सर्किट में टेम्परेचर और प्रेशर कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको एक बात समझ में आई होगी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो इसकी जगह पर हम एक कांस्टेंट लेंगे R। R हमारा क्या हुआ? कांस्टेंट। R हमारा क्या हुआ? कांस्टेंट। अब हमने देखा कि इस R कांस्टेंट को हमने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमें क्या मिला? एक कांस्टेंट R, जिसको हमने क्या कहा? रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब आगे अगर बढ़ें तो हमें एक फॉर्मूला मिला। ये क्या फॉर्मूला मिला? V इक्वल्स टू आई आर। हमें फॉर्मूला मिला V इक्वल्स टू आई आर। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता पड़ा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, वोल्टेज अगर घटेगा तो करंट भी हमारा घटेगा, वोल्टेज घटता है तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? घटेगा। क्योंकि ये बराबर है किसके? आई आर के। V हमारा किसके बराबर है? आई आर के। तो
अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ फैक्टर्स आते हैं हमारे जो अफेक्ट करते हैं हमारे किसको, इस कांस्टेंट आर को, जिसे हमने क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस। तो अब हम अगर आगे देखें तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है ओम्स लॉ में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कुछ ऐसे हमारे फैक्टर हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो पहला हमारा जो फैक्टर होने वाला है वो क्या है, लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर। मान लेते हैं हम, हमारा एक कंडक्टर है जिसमें से करंट दिया हमने आई और उस पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था कुछ आर। ये मान लेते हैं हमारा एक सर्किट है, ये हमने वोल्टेज दिया V, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था R और इसमें करंट फ्लो हो रहा था I। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो हमारा कंडक्टर है, कुछ भी ले लें, कॉपर का हो या आयरन का हो या सिल्वर का हो, तो इसकी जो लेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, रेजिस्टेंस के। अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो हमें सिंपली एक बात पता पड़ी, अगर रेजिस्टेंस बढ़े, लेंथ अगर हम किसी भी कंडक्टर की बढ़ा दें लेंथ, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब यहाँ से अगर हम एक बात देखें, ये हमारा पहला फैक्टर, ये हमारा क्या हुआ, पहला फैक्टर क्या हुआ कि लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू आर। अगर लेंथ किसी भी कंडक्टर की बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब हम अगर अपने दूसरे फैक्टर पे आए तो हमारा दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल या कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो दूसरा हमारा फैक्टर क्या हुआ, एरिया। अगर हम दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हमें एक बात पता पड़ी कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। हमने पहले फैक्टर में क्या देखा था, फर्स्ट फैक्टर में, कि जो लेंथ थी हमारी कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, रेजिस्टेंस के। तो ये थी हमारी इक्वेशन 1 और हमें मिली इक्वेशन 2। तो इसके बेस पर हमने देखा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हमने कंबाइन करा तो हमें एक फॉर्मूला मिला, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, लेंथ अपॉन एरिया के। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, लेंथ अपॉन एरिया के। अगर लेंथ किसी भी कंडक्टर की बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर किसी भी कंडक्टर का बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। तो अगर हम यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो देखते हैं हमें मिलता है कांस्टेंट रो। हमें एक कांस्टेंट मिला जिसे हमने नाम दिया रो का, और इसी रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या तो रेजिस्टिविटी बोल लो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल लो, बात है एक ही।
तो हमने यहाँ पर अपने दूसरे फैक्टर में देखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। ये बनी हमारी इक्वेशन सेकंड। पहले फैक्टर में हमने देखा था कि लेंथ ऑफ कंडक्टर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमने देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लेंथ अपॉन एरिया के। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमें एक कांस्टेंट मिला रो। इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया रो और इसी कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। तो हमने अब तक दो कांस्टेंट मतलब फैक्टर पढ़े हमारे किसके, जो अफेक्ट करते थे रेजिस्टेंस को किसी भी। हमने दो फैक्टर पढ़े जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते थे। तो इन दोनों फैक्टर अब तक हमने दो पढ़े। इन दोनों फैक्टर के बेस पर अगर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे पास एक सर्किट था जिसमें रेजिस्टेंस था R1 रेजिस्टेंस दो। हमने एक सर्किट लिया जिसका R1 था R, कुछ रेजिस्टिविटी थी जो थी कितनी रो, और लेंथ ऑफ कंडक्टर थी कितना था L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था कुछ वो कितना था A। अब हमने एक कंडीशन ली कि जो हमारी लेंथ थी कंडक्टर की उसको हम कर देते हैं डबल। अब लेंथ को हम डबल करें तो हमारा सर्किट एक, ये कंडीशन हुई हमारी 1, कंडीशन फर्स्ट। और कंडीशन सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा R2 हमें निकालना है कितना होगा, कब, जब हमारी रेजिस्टिविटी देखिए आप होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, वो सेम ही रहती है, चाहे लेंथ बढ़ जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए, लेंथ घट जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाए, तो वो क्या रहेगी हमारी एज इट इज़ सेम रहेगी। जो लेंथ थी वो हमने क्या करी, दुगनी कर दी। अब आप लोग एक बात अगर देखें, अगर लेंथ किसी भी कंडक्टर की बढ़ाएंगे, दुगनी करेंगे खींच के, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा उसका आधा। तो एरिया कितना हो गया हमारा आधा, क्योंकि लेंथ हमने कर दी, मटेरियल हमारा सेम रहा जितना था उतना, हमने उसको खींचकर कितना कर दिया दुगना। और दुगना करने पर अगर हम किसी भी मान लेते हैं वायर को खींचकर दुगना करते हैं, मान लो 2 मीटर थी लेंथ हमारी किसी भी कंडक्टर की, हमने उसको खींचकर कर दिया 4 मीटर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो पहले से कितना हो जाएगा, हाफ। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर ली है। तो इसके बेस पर हमें पता लगाना है रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये हम पता लगाते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला हमें पता पड़ा था कि रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस किसके बराबर था, रो एल अपॉन ए के। तो यही चीज़ हम इसमें अपनी सारी कंडीशन अगर अप्लाई कर दें तो यहाँ से हम देखें R2 किसके बराबर होगा हमारा, R2 को हमें पता लगाना है, R2 हमें पता लगाना है क्या होगा। हम अगर देखें रेजिस्टिविटी 2, कब, जब हमने लेंथ कर दी है दुगनी ही। तो हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि रेजिस्टिविटी होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हमेशा कांस्टेंट रहती है किसी भी मटेरियल की। तो ये हमारी क्या रहेगी, मान लेते हैं यहाँ पर ये, इसकी जगह पर हमें लिखना है क्या, रो 2 की जगह पर खाली आएगा हमारा रो। अभी यहाँ पर
हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो यहाँ पर रो 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा L2 और यहाँ पर आएगा A2। अब इसकी सारी वैल्यूज़ हम अगर पुट करें तो R2 हमारा किसके बराबर होगा, रो 2L अपॉन एरिया हमारा कितना हो गया, आधा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो देखिए आप लोग हमें क्या मिलेगा, R2 किसके बराबर होगा, रो इंटू 2L इंटू 2 अपॉन एरिया। तो R2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखें तो 4 रो L अपॉन ए के, इसके बराबर हो जाएगा हमारा क्या, R2। अब हम जानते हैं ये क्या था हमारा रो L और A। हमने कंडीशन क्या ली थी, हमारे पास था रेजिस्टिविटी रो, लेंथ ऑफ कंडक्टर L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ये ली थी हमने कंडीशन। देखिए आप, रो क्या था हमारा, रो 1, रो रेजिस्टिविटी क्या थी, रो लेंथ L थी, एरिया A था। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस हमारी कितनी थी यहाँ पर, R। तो हमें पता पड़ा R2 हमारा किसके बराबर हुआ, 4R के। तो यहाँ से आप लोगों को एक बात पता पड़ी कि जब हम किसी भी अपने, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, वहाँ पर हम लेंथ को कर देते हैं दुगनी, लेंथ को कर देते हैं हम दुगनी, और लेंथ अगर दुगनी करेंगे तो एरिया हमारा हो जाता था हाफ। और रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता था, रेजिस्टेंस हो जाता था हमारा 4 गुना। तो यहाँ से हमें एक बात पता पड़ी, अगर हम किसी भी हमारे सर्किट में लेंथ ऑफ कंडक्टर को डबल करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा हाफ, और हमारे रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 4 गुना। ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन UPPCL जेईई में पूछा जा चुका है। अगर हम अब आगे बढ़ें, हमने देखा हमने अपनी लेंथ को करा था दुगना। अब हम सेम चीज़ करेंगे, हम लेते हैं R1 R, रो 1 को रो, L1 को L और A1 को A। ये हमारा क्या है, गिवन है किसी भी एक सर्किट में। अब पहले हमने क्या करा था, लेंथ को करा था दुगना, और लेंथ दुगना करने पर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ था, हाफ। अब हम क्या करेंगे, R2 हमको पता लगाना है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेजिस्टिविटी हमने आपको बताया था हमेशा सेम ही रहती है। लेंथ, अब पहले हमने लेंथ को करा था दुगना, अब हम क्या करेंगे, एरिया को करेंगे क्या, दुगना। जब एरिया को दुगना करेंगे तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ। अगर लेंथ को दुगना करेंगे तो एरिया हमारा हो जाएगा हाफ। तो हमने पहली कंडीशन में देखा था कि हमने लेंथ को करा था दुगना और एरिया हो गया था हमारा हाफ, और हमने यहाँ पर क्या करा है, दूसरी कंडीशन में अपनी एरिया को कर दिया है दुगना और लेंथ हमारी हो गई है उसकी वजह से हाफ। तो हमें पता लगाना है कि रेजिस्टेंस पे इसका क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो सेम चीज़ हम जानते हैं, R हमारा होता है रेजिस्टिविटी L अपॉन A के। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर दें तो R2 रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, लेंथ हमारा क्या हो गया है, हाफ। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा हो गया है दुगना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या देखते हैं, R2 किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, रो L
अपॉन टू ए के। इसको आगे अगर सॉल्व करें तो हमें पता पड़ा, इसको सॉल्व करने पर देखिए ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, तो हमें क्या मिला, इससे रो एल अपॉन 4a। तो इस 4 को हम अगर अलग कर लें यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 रो एल अपॉन ए। अब हम जानते हैं ये रो एल अपॉन ए क्या है हमारा, आर। तो R2 क्या हुआ हमारा, 1/4 आर। तो हमने देखा कि अगर हम एरिया को दोगुना कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी कंडक्टर का हमारा दोगुना कर दें तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, आधी। तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पिछले रेजिस्टेंस का अपॉन 4, 1/4 ही रह जाएगा। मान लो अगर 20 था तो R मान लेते हैं हमारा 20 था, तो R2 हमारा कितना रह जाएगा, 5। तो हमें ये क्वेश्चन भी UPPCL जी में पूछा गया है। तो हमने दो चीज़ें देखी, हमने लेंथ को करा दोगुना तो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया था कितना, हाफ। लेंथ को हमने करा दोगुना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया हाफ। और हमारे रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा, रेजिस्टेंस हो गया था हमारा पिछले रेजिस्टेंस के 4 गुना। अब दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उसको हमने करा दोगुना, उसकी वजह से लेंथ जो थी कंडक्टर की वो हो गई हाफ। और हमारे रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा, रेजिस्टेंस 1/4 रह गया हमारे पिछले रेजिस्टेंस के। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ें अपने तीसरे फैक्टर पर। तीसरा फैक्टर है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक्चुअली में है क्या, नेचर ऑफ एनी मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। अगर हम कंडक्टर की बात करें और इंसुलेटर की बात करें, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, कम, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ज़्यादा। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, न्यूमेरिकल में, सॉरी MCQ में। अगर कंडक्टर की हम बात करें तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर की क्या होगी, कम। और इंसुलेटर की अगर बात करें तो रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की हमेशा होती है हाई। इस कंडक्टर की होती है लो और इंसुलेटर की होती है हाई। तो ये था हमारा तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता था रेजिस्टेंस को। अब हम बढ़ें चौथे फैक्टर पे, तो हम देखते हैं हमारा चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। चौथा फैक्टर क्या है हमारा, टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर के बारे में अगर बात करें तो हम दो कंडीशन लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा टेम्परेचर हम किसी भी कंडक्टर का लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था जिस पर हमारा रेजिस्टेंस था R नोट के बराबर। अब कंडीशन हम सेकंड लें तो हमारा हम टेम्परेचर लेते थे T डिग्री सेल्सियस और इस पर हमारा रेजिस्टेंस क्या मिलता हमें, RT। तो ये मान लेते हैं हमारी कंडीशन थी 1, ये थी हमारी कंडीशन 2। अब इन दोनों कंडीशन को अगर कंपेयर करें
इन दोनों कंडीशन को अगर कंपेयर करें, इस रेजिस्टेंस में से इस रेजिस्टेंस को अगर घटाएं, इस रेजिस्टेंस में से कंडीशन सेकंड के रेजिस्टेंस में से अगर कंडीशन फर्स्ट के रेजिस्टेंस को घटाएं तो हमें क्या मिलता है, आर टी माइनस आर नोड हमें पता पड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर नोड टी के। बात एक ही है, आप लोग देखें अगर गौर से, तो आर टी में से अगर हम माइनस करें आर नोड को तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर नोड टी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर नोड टी के। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट मिला, क्या, कांस्टेंट अल्फा। यहाँ देखें तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं है, अल्फा है, अल्फा आर नोट टी। ये क्या है हमारा, कोफिशिएंट। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जब साइन को हटाया तो एक कोफिशिएंट लिया अल्फा, तो आर टी माइनस आर नोड किसके बराबर हुआ, अल्फा आर नोड टी के। अब हम अगर आगे देखें तो इसको अगर यहाँ ले जाएं तो आर टी जो हमारा है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर नोट, ये हमारा हो जाएगा आर टी किसके बराबर हो जाएगा, आर नोट प्लस अल्फा आर नोट टी के। यहाँ से अगर हम आर नोट टी को क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, आर टी बराबर हमारा आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। आर नोट को क्या हमने ले लिया, कॉमन ले लिया, ये प्लस का साइन है, टी नहीं है ये। यहाँ से हमने आर नोट को इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिला, आर टी किसके बराबर मिला, आर नोट 1 प्लस अल्फा टी के। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो ये आपको याद रखना है। आर टी बराबर होता है आर नोट 1 प्लस अल्फा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं है, ये है अल्फा टी। तो होप करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हमने निकाला कैसे, हमने 2 कंडीशन ली। पहली कंडीशन में हमारा टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस और रेजिस्टेंस क्या था, आर नोट। कंडीशन सेकंड में हमारा टेम्परेचर कितना था, T डिग्री सेल्सियस और रेजिस्टेंस कितना था, आर टी। जब हमने कंडीशन सेकंड में से, कंडीशन सेकंड के रेजिस्टेंस में से कंडीशन फर्स्ट के रेजिस्टेंस को माइनस करा तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, आर नोट टी के। जब हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो आर टी माइनस हुआ आर नोट के, जो बराबर किसके हुआ, अल्फ़ा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं है, ये है हमारा अल्फ़ा जो हमने लिया कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद हमें एक कांस्टेंट मिला अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा आर नोट टी के। तो हमने देखा आर टी हमारा आर नोट, जब हम इस आर नोट को इधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा आर टी बराबर आर नोट प्लस अल्फ़ा आर नोट टी के। जब यहाँ से हम आर नोट को कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो हमें आर टी किसके बराबर मिलेगा, आर नोट 1 प्लस अल्फ़ा टी के। और इसी आर टी की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। अब अगर हम आगे देखें तो
जब कभी भी हम किसी भी सर्किट में टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें एक बात पता पड़ी, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और कोफिशिएंट ऑफ, हमने अभी आपको दिखाया था कि कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। तो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और किसके लिए रहेगी, ये किसके लिए रहेगी, कंडक्टर के कंडीशन में। जब हमारा कोई भी कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर हमारा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर यही कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की हम अगर बात करें किसी भी इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर की कंडीशन में, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी क्या आएगी, नेगेटिव। तो हमें एक बात पता पड़ी, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कंडक्टर के केस में कैसा होगा, पॉजिटिव, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, नेगेटिव। तो होप करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम अगर आगे बढ़े हमारे इस टॉपिक पर, तो हमें एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है जाननी है, वो है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हम दो बेसिस पर देख सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, ऑन द बेस ऑफ रेंज, रेंज के बेस पर, और ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशन। तो हम दोनों टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हमारे जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, या तो रेंज के बेस पर या फिर एप्लीकेशन के बेस पर। तो हम दोनों को लेते हैं। तो पहला हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। तो ऑन द बेस ऑफ रेंज की अगर बात करें तो ये होते हैं तीन तरीके के, पहले, दूसरे और तीसरे। तीन तरीके क्या हैं, लो, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। पहले लो, दूसरे होते हैं हमारे मीडियम, तीसरे हुए हमारे हाई। अब इन तीनों के बारे में हम देखें तो लो रेजिस्टेंस जो हमारे होते हैं वो होते हैं 1 ओम या फिर लेस देन 1 ओम के, 1 ओम या फिर लेस देन 1 ओम के। जो मीडियम लो होते हैं 1 ओम या लेस देन 1 ओम के। जो मीडियम होते हैं वो होते हैं 100 किलो ओम और 100 किलो ओम, 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम के बीच में। 100 किलो ओम को आप लिख सकते हैं 100 और 3 0 लगा दीजिए किलो के ओम। तो क्या हुए, 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक के जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे वो आते हैं मीडियम में। और हाई रेजिस्टेंस जो होते हैं वो हमारे होते हैं 100 किलो ओम से
या तो 100 किलो ओम के हों या उससे ऊपर के हों। तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ रेंज हमारे जो रेजिस्टेंस थे वो तीन तरीके के थे ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। पहले लो जो 1 ओम के थे या फिर 1 ओम से कम थे, दूसरे थे मीडियम जो 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक के थे, और तीसरे थे हमारे हाई जो 100 किलो ओम या उससे ऊपर के थे। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा टाइप अगर हम लें तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑन एप्लीकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, तो इसकी दो टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं वायर बाउंड। हम देखें इसको वायर बाउंड को तो हमें पता पड़ता है, मान लीजिए हम एक हमारा ये रॉड ले लेते हैं किसी भी मटेरियल की, मान लेते हैं ये हम एक आयरन रॉड ले लेते हैं और इस पर कर देते हैं हम वाइंडिंग। इस पर हमने क्या करी, वाइंडिंग। तो इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वायर बाउंड। आपने पढ़ा होगा रियोस्टेट, जिसमें ये लगा होता था हमारा रेजिस्टेंस, आपने अगर याद आया हो आपको रियोस्टेट, तो हम उसमें क्या करते थे, एक हमारा कोई भी रॉड ले लेते थे या सिलेंडर रॉड ले लेते थे, उस पर हम हमारी वाइंडिंग करवा देते थे, और यहाँ पर हमारा एक और टर्मिनल होता था जो कनेक्ट होता था, इसको हम आगे पीछे करते रहते थे जिससे हमारा रेजिस्टेंस हाई या लो होता रहता था। तो हमें पता पड़ा एक चीज़ के वायर बाउंड जो रेजिस्टेंस होते हैं वो या तो होते हैं लो, इनकी जो तीव्रता होती है या तो होगी लो या होगी मीडियम, और अगर हम हाई की बात करें तो उसके लिए हमारा आता है सेकंड क्या, एप्लीकेशन। हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की ऑन द बेसिस ऑन एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन इसमें हमारी थी वायर बाउंड, जो या तो लो रेजिस्टेंस को डिनोट करती थी या करती थी। इसमें दो टाइप के रेजिस्टेंस आ सकते हैं, या तो लो या मीडियम। अगर हमें हाई रेजिस्टेंस की बात करनी है तो इसके लिए हम दूसरे टाइप के रेजिस्टेंस पर आते हैं जो होते हैं हमारे कार्बन रेजिस्टेंस। अब हमारे कार्बन रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, हाई रेजिस्टेंस, या इन्हीं को बोला जाता है कलर कोडिंग रेजिस्टेंस। आपको अब कंडीशन याद आई होगी कलर कोडिंग की, तो हम आपको ये भी बताएंगे, पूरा अच्छे से समझाएंगे कलर कोडिंग होता क्या है, कैसे देखते हैं रेजिस्टेंस को, कैसे पहचानते हैं। इसके बेस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हमारे कार्बन रेजिस्टेंस को अगर मान लें हम, अगर डायग्राम इसका बनाएं तो कुछ ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, इस पर 4 बेंड्स होते हैं। 4 क्या, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। इस पर 4 बैंड होते हैं, बैंड B1, बैंड B2, बैंड B3 और बैंड B4। अब जो हमारे बैंड B1 और B2 होते हैं ये किसको शो करते हैं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारा बैंड B3 होता है ये होता है हमारा मल्टीप्लायर, और हमारा बैंड B4 ये किसको शो करता है, टॉलरेंस को। तो हमें पता पड़ा कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे हाई रेजिस्टेंस,
इनको कलर कोडिंग रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा होता है जिस पर 4 बैंड होते हैं, बैंड B1, B2, B3 और B4। बैंड B1 और B2 क्या शो करते हैं? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बैंड B3 शो करता है मल्टीप्लायर को। बैंड B4 शो करता है टॉलरेंस को। अब हम आपको आगे बताएंगे इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। उससे पहले आपको हम एक चार्ट बनाकर देते हैं, उस चार्ट को आपको अच्छे से बना लेना है अपने नोट्स में, और हम आपको तरीका भी बताएंगे उसको याद कैसे रखना है। तो ये हमारा चार्ट है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। एक्चुअली में हमने देखा था कार्बन रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टर थे हमारे, 4 बैंड थे, 2 बैंड पहले शो करते थे रेजिस्टेंस को, 3rd बैंड था मल्टीप्लायर, 4th था टॉलरेंस। तो वही चीज़ है यहाँ पर कलर कोडिंग होगी। ये जो 4 बैंड हैं हमारे, इनका कोई ना कोई कलर होगा। ये जो 4 बैंड हैं ये किसी कलर के होंगे और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा इनके 4 कलर दे दिए होंगे, तो बताइए कि इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। तो हम वही आपको तरीका बताने जा रहे हैं। उसको इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको पहले ये वो चार्ट बनाना होगा और अपने नोट्स में अच्छे से बना लीजिए, और हम आपको तरीका बताते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। ये ब्लैक कलर के लिए नंबर 0, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। इनके सीधे 0 से नंबर अगर स्टार्टिंग करें तो वाइट तक ले लेते हैं हम 9, और मल्टीप्लायर की बात करें 10 टू द पावर 0, 1, 2, वाइट तक 9, और टॉलरेंस ये है हमारी। ब्लैक के लिए कुछ नहीं होती, रेड के लिए कुछ नहीं होती और वाइट के लिए कुछ नहीं होती, और इनकी जो और कलर्स हैं उनकी टॉलरेंस आपको दी गई हैं। तो ये आपको चार्ट अच्छे से बना लेना है, और हम आपको अब तक बताते हैं इसको याद कैसे रखना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। एक पर्सन ले लीजिए, बीबी रॉय, एक इंसान है जिसका नाम क्या है? बीबी रॉय। क्या नाम है? बीबी रॉय, जो रहता कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक इंसान है बीबी रॉय जो कहाँ रहता है? ग्रेट ब्रिटेन में। वो क्या करने जा रहा है? शादी। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विटो गेटिंग वेडिंग, या वेड, कुछ भी लिख लीजिए, या वेड लिख लीजिए या वेडिंग लिख लीजिए, बात एक ही है। तो ये इसकी ट्रिक है इसको याद करने के लिए। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विटो गेटिंग वेड। बीबी ब्लैक ब्राउन, रॉय से रेड ऑरेंज और येलो, ROY रेड ऑरेंज येलो, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ग्रीन ब्लू, वेटो वॉयलेट, गेटिंग ग्रे, वेड वाइट। और ये गोल्ड और सिल्वर आप लोग जानते हैं, ये थोड़े जब भी हमारे दिमाग में आते हैं तो कुछ महंगा आइटम, गोल्ड सिल्वर, ये तो आप भूलेंगे नहीं। तो सबसे महंगा गोल्ड, उससे सस्ता सिल्वर, और उसके बाद नो कलर। तो ये ट्रिक है हमारे इन कलर को याद रखने की। और नंबर वाइज अगर हम करेंगे नंबरिंग तो 0 से स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लायर में कुछ नहीं है, 9 तक इनकी 0 से पावर दे देनी है, और टॉलरेंस आपको ये याद रखनी है। तो अब हम आपको बताएंगे इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको एक रजिस्टर दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, एक आपको रजिस्टर दे दिया गया है
जिसके 4 बैंड हैं, ये जो पहला बैंड है इसका कलर है ऑरेंज, सेकंड बैंड का कलर है ब्लू, थर्ड बैंड का कलर है येलो, फोर्थ बैंड का कलर है गोल्ड। तो ये हमारा एक रजिस्टर है और हमें क्या निकालना है, इसकी रजिस्टर की वैल्यू। तो R हमारा क्या होगा, हमने आपको बताया था ये जो दो हमारे B1 और B2 बैंड होते हैं वो क्या होती हैं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम देखें ऑरेंज और ब्लू, ऑरेंज का यहाँ से कलर ऑरेंज कलर का नंबर कितना है 3। तो हम सिंपली यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 3। पहले ये लिख लेते हैं ऑरेंज, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको एक रजिस्टर दिया हुआ है तो सिंपली R लिख लीजिए, ऑरेंज, ब्लू, येलो, ये 4 कलर आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। बैंड के 4 कलर हैं, ऑरेंज, ब्लू, पहले का B1 का ऑरेंज, B2 का ब्लू, B3 का येलो, B4 का गोल्ड। और आपको वैल्यू निकालनी है कि इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। तो हमने सिंपली ये लिख लिया R बराबर है ऑरेंज, ब्लू, येलो, गोल्ड के। तो हम ऑरेंज की यहाँ से अगर वैल्यू देखें अपने चार्ट में से तो कितनी है 3, और सेकंड कलर क्या है हमारा ब्लू, तो ब्लू की अगर वैल्यू देखें तो कितनी है 6। तो हम यहाँ सिंपली लिख लेंगे R हमारा बराबर है किसके, R किसके बराबर है, ऑरेंज की वैल्यू थी 3 और ब्लू की वैल्यू क्या थी 6। क्योंकि हमने देखा था पीछे B1 और B2 क्या रिप्रेजेंट करते थे, वैल्यू ऑफ R। तो हम सिंपली यहाँ लिख लेंगे 3 और 6। अब थर्ड कलर पे हम जाएं तो हमारा थर्ड कलर क्या है येलो। अब येलो की हमें येलो क्या होता था, तीसरा B3 हमारा क्या होता था मल्टीप्लायर। तो हमें यहाँ से देखना है B3 क्या है हमारा मल्टीप्लायर। B3 कौन सा कलर है येलो। अब येलो अगर आप देखें तो येलो नंबर है 4 और इसका मल्टीप्लायर कितना है 10 टू द पावर 4। तो मल्टीप्लायर क्या हुआ 10 टू द पावर 4। अब फोर्थ कलर क्या था हमारा टॉलरेंस। फोर्थ कलर, फोर्थ बैंड हमारा क्या था टॉलरेंस, जो क्या है गोल्ड। अब गोल्ड की टॉलरेंस देखें हम तो गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है ±5%। और इसी के आगे लगा दीजिए साइन ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। तो ये होगा हमारा आंसर। होप करते हैं आप समझे होंगे ये कैसे निकालते हैं रजिस्टर की वैल्यू। आपको 4 बैंड दे रखे होंगे जिनके कुछ कलर्स होंगे। 4 बैंड दिए हुए हैं, इनके कुछ कलर थे, हमें कलर दिए गए ऑरेंज, B1, B2 ब्लू, B3 येलो, B4 गोल्ड। हम जानते हैं B1 और B2 हमारे R की वैल्यू होती है, तो सिंपली हम इनके नंबर लिख लेंगे। पहला हमारा कलर था ऑरेंज और दूसरा था ब्लू। ऑरेंज की वैल्यू 3 और ब्लू की वैल्यू 6। तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख लिया 36। और B3 हमारा क्या था, बैंड थर्ड क्या था मल्टीप्लायर। तो हमने देखा हमारा B3 का कलर था येलो, येलो का हमने मल्टीप्लायर देखा तो हमें मिला 10 टू द पावर 4। अब फोर्थ हमारा जो बैंड था वो था गोल्ड कलर का और क्या था टॉलरेंस। तो हमने देखा गोल्ड की टॉलरेंस कितनी थी ±5। तो सिंपली इसके इतना लिखने के बाद यूनिट लगा दीजिए ओम और हो जाएगा ये हमारा आंसर। तो बहुत सिंपल था इसे निकालना। होप करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर दूसरे क्वेश्चन पे लें, अब हम क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है
क्वेश्चन 2 अगर हम ले लें तो आपको R की वैल्यू दी गई है 33 के किलो ओम प्लस माइनस 5, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको रजिस्टर का क्या निकालना है, कलर कोड। रजिस्टर का हमें निकालना है कलर कोड। तो हम जैसे कि जानते हैं, ये क्या हुआ हमारा, 4 बैंड होते थे हमारे B1, B2, B3 और B4। B1 और B2 वैल्यू होती थी रेजिस्टेंस की, और थर्ड था हमारा मल्टीप्लायर, फोर्थ था हमारा टॉलरेंस। अब इसको अगर हम पहले, हमें जो भी हमें दिया गया है उसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना है। तो R हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 33 इंटू ये ओम प्लस माइनस 5% लिख सकते हैं। किलो को हम अगर हटा दें तो ऐसे, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 इंटू 10 टू दी पावर, हमें उस फॉर्म में लाना है कि हमें दो बैंड 1 और बैंड 2 भी मिल जाए, मल्टीप्लायर भी मिल जाए और हमारा टॉलरेंस भी मिल जाए। तो हमने देखा ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। तो अब सिंपली हमें अपने चार्ट में देखना है और इसके कलर कोडिंग कर देनी है। तो 3 और 3 किसकी यूनिट, हमने देखा 3 किसका नंबर होता है, ऑरेंज। तो सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए, कलर कोडिंग करनी है आपको ऑरेंज, ऑरेंज। अब मल्टीप्लायर हमारा 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3 किसका मल्टीप्लायर था, वो भी था ऑरेंज का ही। तो दोबारा लिख दीजिए ऑरेंज। अब प्लस माइनस 5 थी हमारी टॉलरेंस। अब देखिए अपने चार्ट में प्लस माइनस 5 टॉलरेंस किसकी थी, प्लस माइनस 5 टॉलरेंस किसकी है, देखिए आप, गोल्ड की। ये हमसे थोड़ी गलती हो गई, ये जो ऑरेंज की आपने करी है ये खाली प्लस होती है, प्लस माइनस 5% होती है गोल्ड की। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, गोल्ड। और इसको रजिस्टर बना दीजिए, एक तार यहाँ से गया, एक तार यहाँ से गया, तो ये हमारा आपने क्या कर दिया, शो रजिस्टर। ये हमारा हो गया आंसर। तो होप करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और बने रहिए वीडियो पर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वायरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। तो थैंक यू, होप बने रहिए चैनल पर।